नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स कुछ कूलम्ब्स लॉ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और फील्ड लाइंस पे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड लाइंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर देखेंगे, सेमी फाइनाइट वायर देखेंगे और इनफाइनाइट वायर पे देखेंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। तो क्लास आरंभ करते हैं। पेन पेपर निकाल लो, क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर दो। आपको कहा गया है कि ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है मतलब यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। और यहाँ पे मैंने दो बॉल्स रखे हुए हैं, दो बॉल्स जिसके बीच में डिस्टेंस d है। इसका मास m है और इस पे चार्ज q है। इसका मास भी m है और इस पे भी चार्ज q है। तो मुझे बताना है कि कोएफिशिएंट की फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है सच दैट the balls are just about to move। बताओ, करो जल्दी करो। about to move करो भाई। हेलो। हाँ, क्या हो गया? सर तभी से आवाज नहीं आ रहा था, अभी आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी आवाज आ रहा है ना, तो अपना माइक ऑफ करके सुनते रहो कहानी। क्वेश्चन दे दिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन है कि तीन सेटअप है। पहला सेटअप इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा सेटअप एक स्क्वायर है, तीसरा सेटअप एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। और इन तीनों केसेस पे मैंने इसके क्यू चार्ज रखा हुआ है एट दी वर्टेक्स। तीनों केस पे इसके वर्टेक्स पे मैंने क्यू चार्ज रखा हुआ है और तीनों केस पे मुझे इसके सेंटर पे, इन सबके सेंटर पे, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर भी O है। क्यू चार्ज एट वर्टेक्स दिया हुआ है और कहा है कि मानो मैं 1 कूलम्ब चार्ज एट O रख रहा हूँ। O is the center of figure। ठीक है, आपको बताना है फोर्स ऑन 1 कूलम्ब कितना है तीनों केस पे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है इतना ही बताओ आप लोग। उसके बाद तो ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी फट।
सर ये फर्स्ट का KQ स्क्वायर बाई mg d स्क्वायर। सिंपल, mg d स्क्वायर, हाँ सिंपल, कोई बड़ी मशक्कत करनी नहीं थी आप लोगों को, बहुत ही सरल। अगर कोई एक बॉल को उठा लो, कोई भी बॉल को उठा लो, कोई भी बॉल को उठा लो, उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मान लो, क्योंकि इन दोनों पे रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तो इस रिपल्शन फोर्स की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई d स्क्वायर लगेगा। और इधर पे रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि अगर इस पे n मानो और नीचे mg मानो, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा μn के बराबर होता है, एंड μn क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बैलेंस है, जस्ट अबाउट टू मूव कहा हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है, मतलब सो this will give you KQ square by D square will be equal to mu mg, तो mu will turn out to be KQ square by D square mg, सिंपल। ठीक है, अब बताओ दूसरा वाला। कोई दिक्कत किसी को पहले वाले में? नो सर। कोई भी दिक्कत हो तुरंत रोक के पूछ लेना। तीसरा वाला हो जाए तो थर्ड टाइप क्वेश्चन आता है। सर दूसरे वाले में IC लिखे हैं। IC दूसरे वाले में 1 कूलम है, 1 कूलम, 1 कूलम, ओके सर। 1 कूलम। फोर्स तो 0 ही होगा ना? बाकी भी निकाल के बताओ ना, फर्स्ट निकाल के बैठ गए, बाकी भी निकाल के बताओ। और क्या निकालना था सर? स्क्वायर में बताओ, फिर रेगुलर हेक्सागन में बताओ, स्क्वायर में भी बताओ, रेगुलर हेक्सागन में भी बताओ, फोर्स कितना होगा। क्या आ रहा है सब में? सब में तो 0 ही आएगा सर। सब में ही 0 होगा, इसमें भी आपको 0 मिलेगा, इसमें भी आपको 0 मिलेगा, और इसमें भी आपको 0 मिलेगा। ट्रायंगल,
ट्रायंगल के केस में ये डिस्टेंस इज बराबर टू ये डिस्टेंस इज बराबर टू ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंसेस सेम है सेंटर से। अगर ये ए बी सी मानो तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, सारे डिस्टेंसेस सेम है और हर जगह पर चार्ज भी सेम है। ए पे जो चार्ज है वही बी पे चार्ज है, सी पे भी वही चार्ज है और ओ पे तो चार्ज सबके लिए सेम है। डायरेक्शन फोर्सेस की वजह से ए के वजह से फोर्स विल बी इस डायरेक्शन में, बी के वजह से फोर्स विल बी इस डायरेक्शन में, सी के वजह से फोर्स विल बी इस डायरेक्शन में। एंड सबके बीच में एंगल कितना है? ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। तो सबके बीच में एंगल सेम है, सारा कुछ फोर्सेस सेम है, तो आप देखोगे कि सारा कुछ फोर्सेस कैंसिल आउट होके एफ नेट 0 देगा। सिमिलरली स्क्वायर को इवैल्यूएट करोगे तो सेम केस, ये ऐसा फोर्स, ये अलोंग दिस डायगोनल, ये अलोंग दिस डायगोनल, ये अलोंग दिस डायगोनल, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। इस केस में भी एफ नेट 0 है। रेगुलर हेक्सागन में भी सारे फोर्सेस की वजह से 0 है। तो ये फोर्स तो बाहर की तरफ होंगे ना? यार वेक्टर है यार फोर्स, मैं अभी इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा दूं क्या ही फर्क, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कहीं से भी शुरुआत करके कहीं पे भी एंड कर सकता हूँ ना। अभी ये मानो कि क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? अरे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, को बड़ा कंफ्यूजन है। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, मैं अब क्योंकि डायग्राम छोटा है करके मैंने चीजें सिंपलीफाई कर दिया। अब क्यू पे फोर्स हम देख रहे हैं तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए की वजह से क्यू पे फोर्स पॉजिटिव, ये 1 कूलम है और ये क्यू है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, बी की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा, फिर सी की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा, एंड डी की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। वही चीज। तो अब मैं ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया और ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, क्या दिक्कत हुई? डायरेक्शन ही तो है। सिमिलरली इस पे भी सारे फोर्सेस ऐसे ही होंगे और सारे के ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो इस केस में भी एफ नेट 0 है। ठीक है, सरल क्वेश्चन। अब मुझे ओरली बताओ, आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सारे केसेस में। पहला केस है कि आपके पास ए पॉइंट है और आपके पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1, 2, 3 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताने हैं बस, और कुछ नहीं करना। चलो, ए की वजह से 1, 2, 3 पे डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। 1 में ए की वजह से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। रीजन 2 में? राइट। राइट। रीजन 3 में? राइट। राइट। और बी की वजह से 1 में लेफ्ट। 1 में लेफ्ट। और 2 में? लेफ्ट। 2 में भी लेफ्ट। और 3 में? राइट। सॉरी राइट। फिर आ जाओ नीचे वाले में, ए की वजह से तीनों में बताओ। 1 में लेफ्ट। 1 में लेफ्ट। 1 में लेफ्ट। लेफ्ट। और बी 2 में 2 में? राइट। Right. 2 में 3 में? राइट। 3 में भी राइट। राइट। क्यों? हाँ, फिर बी की वजह से बताओ। 1 में राइट। 1 में राइट हो जाएगा सर। हाँ, 2 में उसके राइट। बाद फिर से राइट और फिर इधर साइड 3 में? लेफ्ट। 3 में लेफ्ट। अब हाँ ठीक है, अब ऐसे नहीं कर रहे, अब हम किसी को पूछेंगे। किसको पूछेंगे?
किसी को पहले से इच्छा है, किसी को हाथ उठा लो, हम बताएंगे करके। तो डर को कोई नहीं बताएगा। चलो आशुतोष सर, किसी ने हाथ उठाया क्या? नहीं, आशुतोष सर, आशुतोष कुमार। यस सर। हाँ आ जाइए सर, आ जाइए। यहाँ पे 3 चार्ज है, ठीक है, ए बी सी। ए मैं पिंक से कर दे रहा हूँ, बी को मैं येलो है, और सी को मेरा ब्लू है। अब पिंक के वजह से बताओ 1 2 3 4 में। पिंक ए की वजह से बताओ 1 में कहाँ होगा? राइट। राइट कैसे होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट है। सर, लेफ्ट सर, लेफ्ट सर। हाँ, फिर 2 में पॉजिटिव चार्ज। ए की वजह से ही बताओ, सिर्फ ए की वजह से ही बताओ, सिर्फ ए की वजह से। ए की वजह से रीजन 3 में राइट सर। ए की वजह से रीजन 4 में। इसमें भी राइट सर। हाँ, क्या ही इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब अमृत। यस सर। हाँ आ जाओ, बताओ बी के वजह से 1 2 3 4 में बताओ। बी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी पे पॉजिटिव है। हाँ, तो 1 पे बताओ किस डायरेक्शन में होगा? 1 पे लेफ्ट में होगा सर। 2 पे 2 पे भी लेफ्ट होगा सर। 3 पे 3 पे राइट होगा सर। और 4 पे? 4 पे भी राइट होगा। हाँ, बैठ जाइए। रिया। यस सर। अब आप सी के वजह से बताएंगे चारों रीजन में। सर पहले तो लेफ्ट होगा, ठीक, फिर दूसरे में लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। सोचो राइट कैसे ही होगा? अभी भी आप सी के वजह से देख रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज है, अभी भी तो लेफ्ट ही होगा ना, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। क्या कंफ्यूजन है? और सॉरी उसके दूसरे पार जाओगे तो फिर अवे फ्रॉम इटसेल्फ है। याद रखो इस चीज को, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम इटसेल्फ, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स इटसेल्फ, कहीं पे भी देखना है, ठीक है? यस सर। घबराओ मत, सही बोल रहे थे आप आगे तक। वरुण। यस सर। हाँ आ जाओ। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, ठीक है, एबीसी पे। यस सर। ये मेरा प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है, ठीक है? तो अब प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से बताओ, माइनस क्यू की वजह से चारों रीजन पे बताओ। सर पहले में सर और राइट होगा सर। फिर दूसरे में भी राइट। हाँ, फिर और सर तीसरे में लेफ्ट। तीसरे में लेफ्ट हो जाएगा, क्यों? सर ये माइनस चार्ज है सर, ये अट्रैक्ट करेगा ना। हाँ तो रीजन 3 में भी तो अट्रैक्ट ही करेगा ना। जब रीजन 2 में अट्रैक्ट कर रहा है, रीजन 1 में अट्रैक्ट कर रहा है, तो रीजन 2 में भी तो 3 में भी तो अट्रैक्ट करेगा, और रीजन 4 में भी अट्रैक्ट करेगा। क्या दिक्कत है इसमें? हर जगह पर अट्रैक्ट करेगा ना। कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? यस सर। हर जगह पर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली क्यू की वजह से जो ए वाला चार्ज है, उसकी वजह से away from itself. Similarly, blue की वजह से away from itself. ऐसे बोल के कर लो। फिर हम इस पे देखेंगे, तो हमें फिर से दिखेगा पहले वाले चार्ज की वजह से away from itself. माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स इटसेल्फ. फिर दूसरे वाले माइनस की वजह से भी सेम, टुवर्ड्स इटसेल्फ. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? यस। अच्छा, अब सब माइक ऑफ करके सुनो, अब है कहानी।
अब इसकी कहानी ये है कि अब सब रीजन में इन्वेस्टिगेट करो मामला कैसे हो रहा है। जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि रीजन 1 में, पहले वाले केस के लिए रीजन 1 में, क्योंकि दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड है, ठीक है, तो अगर आप वहां पे एक कोई भी चार्ज लेकर आते हो तो वो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर वहां पे आपने मतलब पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो लेफ्ट में लगेगा, और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो कहाँ लगेगा? राइट में। राइट में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगा। जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे वहां पे उस पे फोर्स लगेगा। तो आपने रीजन 1 पे, अगर पहले वाले केस में अगर रीजन 1 पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसको लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा तो उसको राइटवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, पन्ने मत पलटो अभी प्लीज, सुन लो यहाँ पे कहानी। तो रीजन 1 पे कहीं पे भी उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है क्या? हाँ है। कैसे? नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो हो जाएगा ना। अरे 0 नेट फोर्स, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो लेफ्ट की डायरेक्शन, राइट की डायरेक्शन में भागता हुआ आ जाएगा। हाँ। और अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे वो लेफ्ट की डायरेक्शन में भागता हुआ चला जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स उसको लेफ्टवर्ड लग रहा है। हाँ, तो नेट और फोर्स 0 नेगेटिव नहीं चार्ज होगा। नहीं होगा। लेकिन रीजन 2 में देखो, रीजन 2 में क्योंकि एक दोनों फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। हाँ। है या नहीं है? Yes. सिमिलरली रीजन 3 में नेट फोर्स 0 होने की संभावना नहीं है। क्लियर इतनी बात? Yes, sir. चलो, अब सिमिलरली मुझे ये फोर्थ वाले केस को देख के बताओ। फोर्थ वाले केस में क्या रीजन 1 में 0 होने की संभावना है? नो सर। क्यों नहीं है यार? देखो, एक तो दो इधर तो है, अपोजिट है। हाँ। हाँ, दो गो अपोजिट है, एक गो इधर है। हाँ। बट अगर मान लो कि ये वाला जो ऑरेंज वाला है और रेड वाला है वो अगर इतना हो गया कि बाकी दोनों को बैलेंस कर गया राइटवर्ड की डायरेक्शन में, तो फिर तो हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ बैलेंस कैसे पॉसिबिलिटी। करेगा सर? अरे देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ, जरूरी को तो आप जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो पता चलेगा कि बैलेंस कैसे होगा। वो तो जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो हमें पता चलेगा बैलेंस कैसे होगा। बट पॉसिबिलिटी है ना कि बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक हो फोर्स सकता। हाँ, ऑरेंज वाला ज्यादा हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ, ऑरेंज वाला ज्यादा हो जाए और पिंक और ब्लू वाला कम हो जाए तो कम हो बैलेंस जाए। हो जाएगा। हाँ, बैलेंस हो ठीक जाएगा। है, लेकिन रीजन 3 के अकॉर्डिंगली देखो, रीजन 3 से कंपेयर करके रीजन 3 में कहीं पे भी हो सकता है क्या बैलेंस? नो सर। लेकिन रीजन 2 में हो सकता है और रीजन 4 में हो सकता है। क्लियर है ये बात? रीजन 1 में होगा, रीजन 4 में होगा, रीजन 3 में 2 में होगा, रीजन 2 में नहीं होगा। ये एक तरीका है भाई इन्वेस्टिगेट करने का। सबके दिमाग में चढ़ गई ये बात? यस सर। ठीक है, भूलना मत इस चीज को, है ना? ये क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंद कर लो माइक। हाँ, अब मानो मेरे पास दो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और मैंने ए पॉइंट पे क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। मेरे पास और एक पॉइंट है सी जो कि मिड पॉइंट है। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। नाउ मेरा पहला केस है कि मैं एट सी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू मान लो, प्लेस कर रहा हूँ, और फिर मैंने इसको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करा, और फिर दूसरा केस है मैंने इसको वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करा।
फिर दूसरा केस है एट सी, मैं अब नेगेटिव चार्ज रख रहा हूँ, क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड। अब फिर मैं इसको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा और फिर मैं इसको वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस करूंगा। तो अब मुझे बताना है जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस करूंगा पॉजिटिव चार्ज को, तो मेरा किस टाइप का मोशन है, टाइप ऑफ मोशन। और फिर जब मैं इसको वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा तब मेरा किस टाइप ऑफ मोशन है। और अब फिर आपको बताना है ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है जब मैं उसको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करूंगा और जब मैं इसको वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस करूंगा। सेम चीज यहाँ पे आपको बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, देखो मामला देखो यहाँ पे कहानी कैसे बनती है। अभी आपने देख लिया कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आपने ये देखा कि मानो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो रीजन 1 में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा होगा, एंड ये वाला इधर ऐसा होगा, ये वाला इधर ऐसा होगा और ये वाला इधर ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अभी हमने ये चीज देख ली। सॉरी एक गलती है यहाँ पे, ये चीज हमने देख ली अभी, है या नहीं है? कोई दिक्कत इसमें डायरेक्शंस को? ठीक, अब मुझे रीजन 1 और रीजन 2 का बताओ, रीजन 3 का बताओ। क्या रीजन 1 और रीजन 3 में आपको कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है क्या? अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज को लाके रखूं रीजन 1 या रीजन 3 में, मुझे क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है क्या? नो सर। नहीं मिल सकता। हाँ। तो इसीलिए मैंने एट सी रखा हुआ है। एट सी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सी पे मुझे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सी पे मुझे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो AC है और जो BC है दोनों बराबर है, और दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा, दिस Q एंड विद दिस Q, फिर दिस Q एंड विद दिस Q, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो एट सी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मेरे को जितना लेफ्ट पे मिलेगा ब्लू और जितना राइट पे मिलेगा पिंक, दोनों बराबर होगा। हाँ या ना बोल दो? यस होगा ना? हाँ। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो C क्या है मेरा? सो C इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, सी किस टाइप का इक्विलिब्रियम है फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये सवाल है। तो अब देखो फिर से कहानी सुनो, क्या अंतर पड़ता है वो देखो। माइक ऑफ कर लो यार, फिर नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। पहला केस हम ले रहे हैं ए का, जिसपे हमने सी पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और हम एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहला केस है ये। नाउ जब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा Q, तो ऑफ कोर्स E की वजह से इधर फोर्स लग रहा है एंड B की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, एंड
अगर मैं नेम करूं, this will be FBC and this will be FAC. Now at C, can I say that FBC is equals to FAC magnitude wise? So C is an equilibrium position. ठीक. Now x एक्सिस पे डिस्प्लेस किया गया, इसे मैं मानो कि इस डायरेक्शन पे x डिस्प्लेस किया, तो मेरा न्यू लोकेशन यहाँ पे d हो गया. ठीक है, न्यू लोकेशन d हो गया एंड न्यू लोकेशन दिस डिस्टेंस इज, अगर ये पूरा डिस्टेंस d था तो दिस डिस्टेंस इज d by 2 minus x and this distance is d by 2 plus x. So now after this displacement, FAD का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k q by d by 2 plus का x स्क्वायर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा this, and FBD का मैग्नीट्यूड would be k q by d by 2 minus का x स्क्वायर. कहानी सुनो तुम लोग भैया, रोमांचक कहानी है. कैसा कहानी है? रोमांचक कहानी है. देखो, नेट फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मानो FAD, हाँ तो देखो d by 2 plus x क्या है, ये AD is d by 2 plus x and BD क्या है, d by 2 minus x. तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि AD is greater than BD? So मैं क्या ये कह सकता हूँ FAD would be less than magnitude, FAD would be less than FBD? कोई दिक्कत इसमें? कहो, पूछो मेरे को, कोई अगर दिक्कत है इससे? ज्यादा दूर रखोगे दो चार्ज को तो दोनों के बीच में कम फोर्स होगा, और कम दूर में रखोगे दो चार्ज को तो ज्यादा फोर्स होगा. तो क्योंकि AD ज्यादा है तो कम फोर्स लग रहा है, और BD ज्यादा है, BD कम है तो फिर ज्यादा फोर्स लग रहा है. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो FAD प्लस FBD का पूरा मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा k q 1 by d by 2 plus x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 by d by 2 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. नाउ k q इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो d by 4 मानो माइनस x स्क्वायर मानो, इनका पूरा स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा d by 2 माइनस x का स्क्वायर माइनस d by 2 प्लस x का स्क्वायर. सो ये ऊपर वाला मेरे को दे देगा, क्या देगा? कोई बताएगा मेरे को ऊपर वाला क्या देगा? d by 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर. ऊपर मेरे को -2dx आएगा. ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ये मानूं
देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर d/2 जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस, मतलब हमने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया है, x जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू d/2, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नेट फोर्स जो है, यहाँ पे एक x की भी वैल्यू है ना, x की नेट फोर्स जो है दैट इज सम कांस्टेंट m omega square times of x, some constant multiplied by x आ रहा है या नहीं है, proportional to minus x है या नहीं है, ऐसा आ रहा है। तो ऐसा आपने कब देखा था, जब फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन होता है उस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में, कब देखा था ऐसा? SHM. Very good. So the motion is an SHM, मतलब जो चार्ज है, चार्ज will execute an SHM about what equilibrium position, which is C, जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट SHM एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है ये बात? और अगर वो चार्ज का मास m है, वो बॉडी का मास m है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, तो आप इधर से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो उस SHM का। m ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 k q q बाई d क्यूब, ये d और यहाँ से एक d कैंसिल, तो इसीलिए ये है, एंड ओमेगा विल टर्न आउट टू बी 32 k q बाई m/d cube, and you know the time period is equals to 2 pi by omega, so time period turns out to be m/d cube by 32 k cube, ठीक है। This is the time period of SHM and the charge will execute SHM about midpoint। क्लियर है? ये कब हो रहा है? जब एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया था और हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था दोनों पॉजिटिव चार्ज का, तो हम ये देखते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में मिड पॉइंट पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखो और उसको एक्स एक्सिस के अबाउट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस अगर डिस्प्लेस करो, तो वो चार्ज जो मिड पॉइंट का चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट SHM एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बताएगा भाई, क्या है ये वाला? पहला वाले का आंसर SHM है, और दूसरा वाला कैसा टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ? फिर स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ ना। अब बाकी मैं इतना करने नहीं वाला, बाकी मैं इतना करूंगा नहीं, आपको भी जरूरत नहीं है। बस मैं अभी ओरली आपको बता दूंगा, मैथ्स से आपको बता दूंगा कि बाकी सब कैसा हो रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई, बाकी में आप जब अगर y के अबाउट डिस्प्लेस करोगे तो देखो कैसा सिचुएशन बदलता है। दूसरा वाला आपका होमवर्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे। अब a है, अब b है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, इसका मिड पॉइंट c है, यहाँ पे q रखा हुआ है। अब मैं इसको अबाउट y एक्सिस डिस्प्लेस कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा d है, कितना डिस्प्लेस करा? y डिस्प्लेस करा, ये d/2 है और ये भी d/2 है। तो जो फोर्स होगा will be due to a charge will be along the line joining these two charges, and due to b point will be along the line joining these two charges। कैसा? ऐसा। फिर जब हम दोनों को रिजॉल्व करेंगे
तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ बिकॉज AD is equals to BD, so I can easily write FAD का magnitude will be equal to FBD का magnitude. So दोनों का forces का magnitude same है, और क्योंकि दोनों का vertical displacement भी same है और दोनों का d/2 भी same है, तो ये एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, मतलब ये एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी सेम है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों का ऐड अप होके यहाँ पे 2f sin थीटा बन जाएंगे. ठीक है, तो अब नेट फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है नेट फोर्स? अपवर्ड. कहाँ? अपवर्ड. तो क्या ये पार्टिकल वापस से घूम के इक्विलिब्रियम पे आएगा? नहीं. तो ये इक्विलिब्रियम सी कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल. कोई दिक्कत? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये दूर जाता रहेगा वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये जो F है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, याद रखना इसको. एक्सेलरेटेड मोशन तो डेफिनेटली होगा, बट ये भाग लेगा. क्या होगा? देखो, क्योंकि जैसे जैसे F की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, F विल बी Q बाई AD का स्क्वायर, and QAD is y square plus d/2 का. ठीक है, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो ये ट्रू है कि ये d²/4 हो जाएगा, और आप कंपोनेंट लोगे साइन थीटा का तो 2f साइन थीटा हो जाएगा बराबर Q/d²/4. 2f साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? y/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो देखो जैसे जैसे ये f नेट है, तो जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा वैसे वैसे f नेट भी बढ़ता जाएगा, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, इट विल जस्ट बी एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, क्लियर इतनी बात? जो दूसरा वाला पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे जब भी नेगेटिव चार्ज हम लोग सर आवाज नहीं आ रही है.
हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काफी दिक्कत है यार। तो हाँ, कहाँ पर थे? यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन इसका, जो कुछ भी था कि एक्सेलरेटेड मोशन है और अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक ये कहानी समझ में आई? ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ ग्राफ्स पे। सेम चीज है, ग्राफ्स पे आइडिया लगाएंगे कैसे ग्राफ्स ड्रॉ हो रहे हैं। ये चीज समझ लो, अगर दो चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा हो जाएगा? Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस का। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, सिर्फ एक चार्ज लिखोगे और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे। तो अगर इस तरीके का फंक्शन है तो E वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? अगर मैं y एक्सिस में E को प्लॉट करूं और x एक्सिस में R को प्लॉट करूं तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पहली चीज याद रखो। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, ये चीज याद रख लो, एट R इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट को टेंड करेगा, और एट R इक्वल टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? और बीच में ये कुछ ऐसा चेंज हो रहा होगा। क्लियर है इतनी बात है ना? नाउ अगर आपको डायरेक्शन को भी अकाउंट करना होगा तो ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे एंड दिस डायरेक्शन आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रेडिएट हो रहा होता है, बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो एट अ डिस्टेंस p बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E एट p which is at a distance of r, मानो इसका चार्ज q है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट p? KQ by R square. EQ by r square. And the direction of this electric field would be this. ठीक है, तो if this is a positive charge, तो अगर आप इसका भी ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो आप इसको ऐसे बना दो, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, बट अगर आप नेगेटिव आयर में बनाने जाओगे तो आपको ग्राफ, ये तो पॉजिटिव ई का हो गया, ये नेगेटिव ई का हो गया, आर का हो गया, ये नेगेटिव ई है। ठीक है, ये नेगेटिव ई है। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये किस लिए हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ना कुछ एक कॉन्फ़िगरेशंस पे डील कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ए है, बी है, और यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। मुझे अब बताना है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है, तो ये मेरा ओरिजिन यहाँ नहीं रखते हैं, छोड़ो, ओरिजिन से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन कहीं पे भी रख लो आप। नाउ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हर रीजन का। ठीक है, तो मुझे उससे पहले अगर हम लोग ऐसे डिसाइड करने लगते हैं तो कैसे होगा? देखो, ए वाला और बी वाला, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्विकली बताओ। लेफ्ट साइड पे अवे फ्रॉम इटसेल्फ, यहाँ पे अवे फ्रॉम इटसेल्फ, यहाँ पे अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सिमिलरली बी की वजह से अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो रीजन 1 में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम इटसेल्फ मिल रहा है। रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ मिल रहा है। और बट रीजन 2 आप अगर
रीजन 2 अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऑलवेज, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इवैल्यूएट करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर कब होगा? कौन से पोजीशन पे बराबर होगा? जल्दी बताओ। सेंटर पे। हाँ, मिड पॉइंट पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे बराबर होगा। तो क्या मैं बोलूं, अगर मेरा ये y एक्सिस पे अगर e रिप्रेजेंट कर रहा हूं और x एक्सिस पे r रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरा इसके मिड पॉइंट पे, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो मैं ये बोल सकता हूं एट मिड पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? नाउ क्वेश्चन इज इस डिस्टेंस में, इस रीजन में अगर मैं इन्वेस्टिगेट करूं तो मेरा अब जाके नेगेटिव फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट, ये मुझे पता करना है। बताओ। तो कैन आई से दिस इज माय नल पॉइंट? नल पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम नल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? देखो, लेफ्ट साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है A की वजह से इट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, है या नहीं है? एंड क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो इस लेफ्ट साइड पे, ये रेड वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट की डिस्टेंस A वाले चार्ज से कम होगी कंपेयर टू B वाला चार्ज। कोई दिक्कत है स्टेटमेंट से? अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं इस रीजन में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस ए वाले चार्ज से कम दूर होगी कंपेयर टू बी वाला चार्ज। कोई दिक्कत है इस डिस्टेंस, इस आर्गुमेंट से? नो सर। तो क्योंकि ए वाले चार्ज से अगर डिस्टेंस कम है, तो मतलब ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इट इज इनवर्सली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ए से मेरा डिस्टेंस कम है, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ज्यादा होगा कंपेयर टू बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से। कोई दिक्कत है स्टेटमेंट से? नो सर। तो मैं अगर वेक्टोरियली ड्रॉ करूं, तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो लंबा वाला है, तो बी की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा बना सकता हूं। सिमिलरली इस वाले रीजन में, जो राइट वाला रीजन है, यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टिगेट करूं, तो ए वाले की वजह से ज्यादा होगा बी वाले की वजह से ज्यादा होगा कंपेयर टू जो मेरा ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत? तो देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट हाफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट हाफ, आपको इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगा, और इन दोनों को आपको राइट हाफ में अगर वेक्टोरियली ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना देते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन द राइट हाफ आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? है नहीं है? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ आपको, अब थोड़ा सा इसको तो अब हमें जानना है कि यहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये इधर की डायरेक्शन में, ये भी इधर की डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर जगह पर, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसके वजह से भी इधर की डायरेक्शन में ज्यादा होगा और इसकी वजह से इधर की डायरेक्शन में कम होगा, तो
नेट फील्ड इधर मिलेगा। क्लियर है इतनी बात, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कर्व कैसा मिल रहा है। फिर आपको रीजन 3 में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। रीजन 3 में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने अभी ये बता दिया था ना कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, इसे याद रख लेना। तो नेट रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइटवर्ड मिल रहा है, तो आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो पूरे रीजन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसा बना दो, ठीक है। नाउ रीजन 2 के राइट हाफ में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है या नहीं है, तो ये ऐसा बना दो। एंड बीच में 0 होगा, एंड फिर लेफ्ट हाफ में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसको ऐसा बना दो। एंड आपको पता है जब भी चार्ज के क्लोजर आएगा, कोई भी चार्ज इस चार्ज के क्लोजर आए या फिर इस चार्ज के क्लोजर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन्फिनिटी को टेंड करता है। यहाँ पे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जैसे ही चार्ज को रीच करता है। तो एंड जैसे इन्फिनिटी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होते जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ की जाती है समझने में? नो सर। ऐसे ग्राफ्स अब आपको डील करना सीखना होगा, ठीक है। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बार देख लो ध्यान से, कहीं पे भी दिक्कत हुई तो पूछो अभी। नल पॉइंट किसको बोलेंगे? जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ। अब कुछ और के बारे में डिस्कस करते हैं। कितना टाइम? हाँ 3 मिनट और 20 से कैसे क्लास है ना। अब मानो ये अगेन एक्स एक्सिस है, आखिरी वाला मेरा एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब माइनस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर देखो, ड्यू टू प्लस क्यू रीजन लेफ्ट में इट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ड्यू टू माइनस क्यू हर जगह पर इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो रीजन पहले वाले रीजन में देयर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के चांसेस हैं। रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमेशा इधर ही मिलेगा, और रीजन 3 में भी इक्विलिब्रियम होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो नल पॉइंट आपको रीजन 1 में मिलेगा, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। आपको रीजन 1 और रीजन 2 में आपको नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको नल पॉइंट, दोनों जगह पर आपको नल पॉइंट मिलेगा। नाउ पॉइंट इज, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा? तो कहीं पे भी आप इस बीच में आप कहीं पे भी रीजन ले लो, आपको हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के डायरेक्शन पे है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। एंड क्योंकि जैसे इस चार्ज के पास आओगे वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जैसे इस चार्ज के पास आओगे तो वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और कहीं इन द मीनवाइल वो 0 नहीं हो रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को क्रॉस भी नहीं करेगा, तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक। नो सर। एंड आप रीजन 1 में अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो देखोगे कि जैसे जैसे जितना इसके पास रहेगा, जितना इसके पॉजिटिव वाले चार्ज के पास रहेगा, वैसे जैसे जैसे पॉजिटिव वाले चार्ज के दूर जाते रहोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिरते जाएगा, और थोड़े दूर जाने के बाद वो जीरो हुआ और फिर वो दूसरे साइड के डायरेक्शन में गिरता जाएगा। एक्चुअली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसे गिरेगा, बट ऐसे ही कुछ होगा। एंड सिमिलरली ये कुछ इधर पे ऐसा जाएगा, ठीक है, कहीं पे एक जीरो होगा फिर नल पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ तो नहीं सकता, आगे कैसा होगा बता नहीं सकते, ठीक है। सर यहाँ पे नीचे क्यों नहीं होगा? कहाँ पे नीचे क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड। यार वो बता नहीं सकते आगे का, वो हम लोग जब और एक्स्ट्रा उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे नल पॉइंट हो रहा है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड वगैरह सब कितने हैं, डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट है, जो बीच वाला मैंने बता दिया था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि दोनों के बीच में कैसा कर्व होगा। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा? कहीं पे आप इसके वजह से कैलकुलेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ मिलेगा, आप इसके वजह से कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको टुवर्ड्स इटसेल्फ मिलेगा। तो बीच में कहीं पे नल पॉइंट आने को है, ठीक है, बीच में अगेन नल पॉइंट आने को है। एंड इसके फिर आप आधे हाफ में, फिर इसके आधे हाफ में कैलकुलेट करोगे। इसके आधे हाफ में लेफ्ट साइड व लेफ्ट हाफ में अब अगर आप देखोगे तो ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा पिंक वाला चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी कंपेयर टू ये जितने से अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ऑन द राइट हाफ ये जितने से अट्रैक्ट करेगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी कि ये जितने से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आपको नेट फोर्स इधर मिलेगा, नेट फोर्स इधर मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो राइट हाफ में पॉजिटिव की डायरेक्शन पे होगा एंड लेफ्ट हाफ में नेगेटिव के डायरेक्शन पे होगा। कोई दिक्कत इसमें? एंड इन दोनों के बीच में, दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दोनों पॉजिटिव चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन पे आपको ऐसा कर्व मिल रहा था, एंड दोनों नेगेटिव चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन पे आपको ऐसा कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन से आपको फील्ड्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए हम लोग बता सकते हैं एक्चुअली दोनों पे ऐसा हो जाता है, दोनों पे ऐसा हो जाता है। हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग डाइपोल पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे। वन मोर थिंग कि दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। मतलब हम ये डाइपोल में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोग चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, बट वाई एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसका भी वेरिएशन का कर्व अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बस हिंट दे देता हूँ, वो ड्रॉ करके देख लेना कैसा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ड्रॉ करोगे तो आपको नेट आपको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही। ये कुछ ग्राफ्स हो गए और आपको मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि एक तो वो क्वेश्चन हो गया, आपको ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है, ये सी वाला, ठीक है। फिर आपको और ये देखना है कि और होमवर्क क्या है,
होमवर्क और है कि ग्राफ्स ही ड्रॉ करने होंगे आपको। आप ग्राफ्स ड्रॉ करो। हमने पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का देख लिया ना। अब आप किसको करोगे? एक नेगेटिव पॉजिटिव का भी बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव का बताओ। और आप ये देखो कि मानो कि 2q और q चार्ज माइनस q चार्ज है, ठीक है। इसके लिए ये दोनों का आप ग्राफ्स देख कर आना, ठीक है। कोशिश करके आना, और भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए आपको, वो सब ट्राई करके आना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, ये थर्ड वाला पार्ट तो हो नहीं पाया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर कोशिश करेंगे ये डिस्कस करने का, ठीक है। आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। ओके, क्लास